नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। हरियाणा सरकार का गेस्ट टीचर्स को तोहफा। गेस्ट टीचर्स के मानदेय में 11% की बढ़ोतरी की गई है। 1 जुलाई 2021 से लागू होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन कार्यक्रम पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा सरकार 70 सालों में बनाई गई देश की संपत्तियों को अपने दोस्तों के हाथ में सौंप रही है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए कहा कि असली किसानों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये मोदी और भाजपा के विरोध में दोलन है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को कृषि बिलों में कुछ गलत लगता है तो सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश कानून से चलेगा, दादागिरी से नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने किसानों की आय को 1.5 गुना अधिक करने का काम किया है। जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा अधिकारियों के रवैये से नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जींद के अधिकारियों से अच्छे तो उग्रवादी हैं। विधायक कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि उग्रवादी विस्फोट करके जिम्मेदारी तो लेते हैं, शहर की दुर्दशा पर जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं अधिकारी। कैथल के आर के पैलेस में इनेलो का कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती के उपलक्ष्य में जींद में होने वाली रैली के लिए निमंत्रण देने के लिए आया हूं। इसके अलावा ओपी चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि उन्हें खुशी है कि बॉर्डर पर 36 बिरादरी के लोग एक साथ बैठे। इसके अलावा इनेलो सुप्रीमो ने रोजगार को लेकर भी बात कही। चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो मैं कुछ युवाओं को नहीं, हर युवा को नौकरी दूंगा। हमारी सरकार आने पर हर युवा को उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलेगी। खेल नीति पर बोलते हुए कहा कि 25 सितंबर को जब चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी, हरियाणा से जितने भी खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं, सम्मानित करने का काम हमारी पार्टी करेगी। तीन कृषि कानून को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से टिकरी बॉर्डर को बंद किए हुए 9 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। रास्ता बंद होने की वजह से बहादुरगढ़ के व्यवसायियों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस रास्ते को खुलवाने के लिए बहादुरगढ़ के व्यवसायियों ने अब मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। इतना ही नहीं, व्यवसायी अगले सप्ताह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL दायर करने जा रहे हैं। भिवानी में बीजेपी जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग अब तूल पकड़ने लगी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना अब दूसरे दिन भी जारी है। पुराने कार्यकर्ता भी शामिल होने में लगे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा गांव रायपुर जाटान पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान सुशील के परिजनों से मुलाकात की। प्रदेश में अब 4वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। बच्चे स्कूल में पहुंचने लगे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आएगी या नहीं पता नहीं है, और अगर हम तीसरी लहर का इंतजार नहीं कर सकते, अगर आगे भी हालात ठीक रहे तो पहली से तीसरी तक के स्कूल भी जल्दी खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने छूट भी दी हुई है, अगर अभिभावक संतुष्ट हैं तो बच्चों को स्कूल में भेजें। फिलहाल हालात ठीक है, एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठने की इजाजत। स्कूल में आने वाले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। हाथ सैनिटाइज कर स्कूल में एंट्री दी जा रही है। साथ ही ये भी हिदायतें दी गई हैं कि वो कोई भी सामान दूसरे बच्चों से शेयर ना करें। मोगा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज मामले में सुभाष बराला ने कहा कि किसी भी तरह का टकराव कहीं भी उचित नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस नेताओं ने करनाल घटना पर सवाल उठाए थे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री को क्या संज्ञा देंगे कांग्रेस नेता।
उन्होंने कहा कि किसने मुखौटा पहना है, यहां साफ पता चला कांग्रेस के लोगों की संस्था झूठे आंकड़े पेश कर रही है। पंजाब के मोगा में घटना पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों पर देश भर में कहीं भी लाठीचार्ज होना सही नहीं। लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साधी है। जेपी दलाल ने कहा कि आज राहुल गांधी का ट्विटर बंद क्यों है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन अपने प्रदेश में जो हुआ उससे लेकर भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी क्या, ये सब कांग्रेस का ढकोसला है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी नीतियां हैं, इसलिए राजस्थान और पंजाब के किसान भी हरियाणा के आकर अपनी फसलें बेचते हैं। आंकड़ों से बात साबित होती है। कृषि मंत्री ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का भ्रमजाल है। कांग्रेस से कभी अमेरिका कभी यूरोप में खबर लगवा के मुद्दा बनाती है, जबकि हरियाणा में बेरोजगारी भी कम है और किसान भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमने बिजली व्यवस्थाओं को भी सुधारा है और आगे भी मछली पालन और डेयरी फार्मिंग जैसे रोजगार की व्यवस्थाएं लेकर आ रहे हैं। फरीदाबाद में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की चेयरपर्सन बबीता फोगाट ने चेक वितरित किए हैं। इस राशि का प्रयोग महिलाएं अपने रोजगार स्थापित करने के लिए कर सकेंगी। आंदोलन करने वाले किसानों को लेकर बबीता फोगाट ने कहा कि वो कभी भी किसानों के खिलाफ नहीं रही है, ना ही उन्होंने अपने किसी बयान से किसानों की खिलाफत की है। वो आज भी किसानों के बीच रहती हैं और खुद उनकी तिरंगा यात्रा में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शामिल हुए। वहीं करनाल प्रकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच करा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आड़ में कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली नहीं मिलने पर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों ने देर रात दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों ने करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम में रखा। किसान करीब 5 घंटे बिजली कट जाने से परेशान होकर बिजली कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्हें किसी तरीके से आश्वासन नहीं मिला। अधिकारियों के फोन बंद थे और वहां भी कोई कर्मचारी उन्हें ये नहीं बता रहा था। नाराज आंदोलनकारी किसान बहादुरगढ़ बाईपास स्थित जाखोदा मोड़ और कसार मोड़ पर नेशनल हाईवे की सड़क पर ही बैठ गए और जाम लगा दिया। गुरुग्राम में कोरोना वायरस मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों के सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जिस एरिया में डेंगू और मलेरिया की संभावना ज्यादा जताई जा रही है उन इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम चेक कर रही है। कहीं किसी के घर आसपास पानी तो नहीं भरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक डेंगू के 7 मामले और मलेरिया के 2 मामले आए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। मेवात के किसानों के द्वारा हाल ही में रोपी गई प्याज की फसल बारिश के कारण जमीन सुखड़ गई, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से कुछ फसलों को लाभ पहुंचा। बाजरा और ज्वार की फसल को सबसे अधिक फायदा हुआ। रोहतक पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर बने नौकरी दिलवाने के नाम पर धर्म बहन से लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी ने बताया कि बख्ताखेड़ा गांव की रहने वाली निशा ने शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2012 में कॉलेज में पढ़ने के दौरान निशा की जान पहचान आरोपी सचिन से हुई। आरोपी ने निशा को नौकरी दिलाने के बहाने 13 लाख रुपए मांगे थे। निशा के घर वालों ने अप्रैल से मई के बीच करीब 6,50,000 सचिन को अलग अलग तारीखों में दिए थे। अंबाला और करनाल की स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भ्रूण और लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता भी हासिल की। विभाग को मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर व्यक्तियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पकड़े गए लोगों को आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है।
मामले में एक महिला को डमी ग्राहक बनाकर लिंग जांच के लिए विभाग की तरफ से भेजा गया और लिंग जांच कराने वाले गिरोह ने महिला की जांच कर गर्भ में बेटा होने की बात की, जिसके बाद कार्रवाई हुई। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 11 आरोपियों पर पुलिस ने नाम घोषित किया है। 2 आरोपियों के लिए 2-2 लाख रुपए तो रोहतक के एक युवक समेत 9 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए के पुरस्कार का ऐलान किया गया। पूरा मामला सिपाही भर्ती पेपर लीक का है, जहां पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वहीं मामले में पुलिस 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जज्जर जिला पुलिस के चुनौती बने गांव असौदा के डबल मर्डर और बादली के लोहट निवासी रोहित हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने दोनों ही हत्या में शामिल अभिषेक उर्फ काला नामक एक आरोपी को काबू कर लिया। अभिषेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर आसोदा के गांव नरेश, संजय और अनिल पर उस समय ताबड़तोड़ फायरिंग की थी जब वो एक दुकान पर बैठे हुए थे। पुरानी रंजिश के चलते किए गए इस डबल मर्डर के सभी आरोपी वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद फरार हो गए थे। लोहट हत्याकांड में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। गुरुग्राम में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने शीतला माता मंदिर के सामने दिन दहाड़े गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक का फोन लेकर फरार हो गए। वहीं मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पलवल में ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते करीब 200 करोड़ रुपए की अमृत जल योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों के अधर में लटके हुए। निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर शहरवासियों का जीवन नर्क से बदतर हो चुका है। जगह जगह पर रास्तों को खोदकर उनमें सीवरेज लाइन डालकर छोड़ दिया गया है, जिसके चलते वाहन तो क्या लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बल्लभगढ़ में एक गर्भवती महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दे दिया। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही देखी जा सकती है, जहां महिला को डॉक्टरों ने एक बेड तक मुहैया नहीं कराया। जीवन और मृत्यु के खेल को जब डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की गई तो अपने कार्यालय से नदारत दिखाई दी। फतेहाबाद के मनी एक्सचेंज कार्यालय में हुई लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 3 दोस्तों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। तीनों का मनी एक्सचेंज कार्यालय में मनी ट्रांसफर के लिए आना जाना था और इसीलिए तीनों ने लूट की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को बहबलपुर से काबू कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। बाकी पकड़े गए आरोपी कमलदीप पर जान से मारने का प्रयास समेत 7 मामले दर्ज हैं। राहुल गांधी ने जोरदार रोजगार के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। राहुल ने कहा कि वो मित्रहीन व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि जिनके पास नौकरी है उससे भी छीनने में लगे हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है। भिवानी में जनवादी महिला समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाएं जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंची और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से महिलाओं की रसोई पर जबरदस्त मार पड़ रही है और सरकार के प्रति आम आदमी और महिलाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोना में गांव के लोगों को लाल डोरे से मुक्त करने की ब्लॉक डेवलपमेंट विभाग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्दी सोना के 5 गांव की लाल डोरे की रजिस्ट्री की जाएगी। इन गांव में करीब 700 रजिस्ट्री की जाएंगी। इससे पहले 11 गांव की विभाग रजिस्ट्री करा चुका है। रजिस्ट्रियों के लिए विभाग लोगों से तमाम दस्तावेज इकट्ठे कर रहा है। गांव में जल्द ही इन्हें रजिस्ट्री सौंप दी जाएगी। गांव में होने वाली आपत्तियों पर विभाग आए दिन सुनवाई कर रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि केंद्र सरकार आज गरीब को सीधा लाभ पहुंचा रही। कोरोना काल में मात्र 8 महीने में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है।
पलवल से फरीदाबाद, नई दिल्ली, गाजियाबाद तक का सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर रेलवे 18 महीने से बंद पड़ी मासिक सीजनल टिकट यानी MST की सुविधा फिर से शुरू करने जा रहा है। इस सेक्शन में चलने वाली 10 शटल ट्रेनों के करीब 15,000 से ज्यादा यात्रियों को सहूलियत होगी। अभी इन शटल ट्रेनों में यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया वसूला जा रहा है, यानी कम से कम किराया 30 रुपए है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं। रेलवे का मानना है कि MST की सुविधा शुरू होने से विभाग को राजस्व का फायदा होगा और दैनिक यात्री कम पैसों में सफर कर सकेंगे। MST बनाने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए टिकट काउंटरों पर नोटिस भी चस्पा दिया है। MST की सुविधा सिर्फ शटल ट्रेनों में ही मान्य होगी, जबकि किराया पहले जैसा ही होगा। फरीदाबाद में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश में शहर का ड्रेनेज सिस्टम इस कदर फेल हो चुका है कि लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। ज्यादातर सड़कें पूरी तरह से झील में तब्दील हो गई हैं। शहर के लोगों ने जगह जगह बैनर लगाकर जनप्रतिनिधियों पर तंज कसा है। शहर के कई चौराहों पर बैनर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि धन्यवाद लोकप्रिय सांसद और विधायक, आपने स्मार्ट सिटी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झीलों और गड्ढेदार सड़कों का निर्माण कराया। बैनर पर लिखा गया है कि अब सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क बन चुकी है। रातों रात शहर में लगे ये बैनर चर्चा बने हुए हैं और शहर की बदहाल दशा को बयां करते हैं। नगर परिषद में सिरसा में हाउस टैक्स अदा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 50 डिफॉल्टर्स को नोटिस भेजा है। सरकार ने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों की 25% छूट की योजना शुरू कर रखी थी। इस योजना का उद्देश्य नगर की परिषद की आय बढ़ाना है। इन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि अगर वो अभी टैक्स राशि को भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी दूसरे चरण में और लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नगर परिषद की ओर से सभी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उनको कितने रुपए का टैक्स बकाया है। साथ ही टैक्स अदा करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। चरखी दादरी में झोझू कला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 135 पेटी अंग्रेजी शराब सहित पिकअप गाड़ी बरामद की है। भिवानी में अनाथ बच्चियों के साथ अन्याय का सनसनीखेज मामला आया सामने। न्याय की मांग को लेकर बच्चियां बाल आश्रम के गेट पर आकर चीख चीख कर रोने लगी। आश्रम में आई महिला से बच्चियों ने कहा कि आश्रम के वार्डन उन्हें प्रताड़ित करती हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देती हैं और नई नई लड़कियों से झूठ बुलवाकर केस दर्ज करवा देती हैं। 2 साल से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी शिकायतें हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बच्चियों का आरोप है कि जब CGM आश्रम आते हैं तो आश्रम उनकी शिकायतों के पत्र पहले ही निकाल लेती है और CWC उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर देती है। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T44 वर्ग में 2.07 मीटर की कूद लगाई और दूसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण कुमार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण को बधाई, गर्व है और ये पदक जीतकर उन्होंने अद्वितीय समर्पण का उनका परिणाम है। मध्य प्रदेश की प्राची यादव ने पैरालंपिक के कैनो इवेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली। प्राची यादव से पदक की उम्मीद अब बनी हुई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज का टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी है। SL4 वर्ग में उन्होंने लगातार दूसरा मैच जीता है। पैरालंपिक में अवनी लेखना ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। अवनी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक 11 मेडल जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी देर रात स्वदेश लौटे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हजारों लोगों ने पैरा चैंपियन खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। पैरा एथलीटों की वापसी पर उनका मेगा वेलकम हुआ। लोगों ने ढोल नगाड़ों से हरियाणा के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतेले, ट्रिपल पैरालंपिक पदक विजेता देवनंद झाझरिया, रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया, कांस्य पदक विजेता शरद कुमार के साथ सभी के कोचों का जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने सुमित अंतिल का स्वागत किया। वहीं पदक वीरों की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में उत्साह दिखा। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस, 325 मरीजों की जान, 34,000 ज्यादा रिकवर।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,342 नए केस सामने आए। एक दिन में 55 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अभी करीब 51,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 188 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस मिले हैं। एक दिन में 38 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 344 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 2 मरीजों की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस है 647। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बीते 5 दिनों में दूसरी बार है जब सेना ने घुसपैठ की है, कोशिश को विफल किया। इससे पहले सोमवार को सेना के जवानों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम किया था और इस दौरान 2 आतंकवादी मारे भी गए थे। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और किन्नौर में भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस ईडा तूफान ने बड़ी तबाही मचा दी है। तूफान ईडा के प्रभाव से न्यूयॉर्क शहर में जबरदस्त बारिश हुई है और क्षेत्र में बाढ़ से करीब 41 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार देर शाम न्यूयॉर्क शहर और प्रांत के बाकी हिस्सों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई थी। वहीं कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड के कारण बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है।